चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दें कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। जींद उपचुनाव को लेकर खासतौर पर चर्चा होने वाली है। जींद उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नामों पर मंथन भी होगा और शाम 5 बजे हरियाणा भवन में बैठक होगी। बैठक में सीएम मनोहर लाल, सुभाष बराला, अनिल जैन मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह समेत कई और नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। जींद के उपचुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इसके लिए कमर कस चुके हैं। तैयारियां एक तरीके से कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। और अब इसी सिलसिले में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें जींद उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी और जींद उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर मंथन होगा। शाम 5 बजे हरियाणा भवन में यह बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा सुभाष बराला, अनिल जैन मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी नेता बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की खास बैठक शाम 5 बजे हरियाणा भवन में होगी। बीजेपी चुनाव समिति की इस बैठक में जींद उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। सहयोगी अविनाश इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद। जी अविनाश, क्या जानकारी? बिल्कुल शारदा, शाम 5 बजे करीब ये बैठक होगी दिल्ली के हरियाणा भवन में, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और राज्य के जो मंत्री हैं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो या रामविलास शर्मा और अनिल विज, इन सब लोग यहाँ पे बैठ के आज मंथन करेंगे। जितने भी सदस्य हैं चुनाव समिति के, सारे लोग मंथन करेंगे कि जींद उपचुनाव में किसको टिकट दिया जाए और कौन से उम्मीदवार को जो है वहां पे मैदान में उतारा जाए, जिससे कि जीत आसान हो। जाहिर सी बात है कि आज से नामांकन शुरू हो गया है जींद उपचुनाव का और 10 तारीख तक नामांकन चलेगा। तो ऐसे में आज ही हरियाणा बीजेपी जो है अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लेना चाहती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा समय मिले उनको प्रचार करने के लिए और जो है ये एक स्थिति क्लियर हो कि यही जो है हमारा उम्मीदवार होगा, उसी के पक्ष में वोट मांगने के लिए सारे नेता निकले। बिल्कुल अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि दिल्ली में बैठक होगी शाम 5 बजे और इसमें खास तौर पर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी और जल्द से जल्द बीजेपी चाहती है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी करें, क्योंकि जींद उपचुनाव में जीत बहुत मायने रखती है। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें कि बुधवार को रेवाड़ी के बावल में नगर पालिका की टीम जब अवैध निर्माण हटाने पहुंची तो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जेसीबी के सामने खड़े हो गए। अजय यादव ने प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करते हुए कहा कि मैं लाठी खा लूंगा लेकिन दुकानदारों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। दरअसल प्रशासन की तरफ से बार बार नोटिस देने के बावजूद दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद प्रशासन जेसीबी लेकर अवैध निर्माण हटाने पहुंच गया, लेकिन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने पहुंच गए। अजय यादव जेसीबी के सामने खड़े हो गए। इस दौरान अजय यादव की अधिकारियों के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी और 2 दिन बाद कार्रवाई की बात कहकर प्रशासन मौके से चला गया। खड़ा हूं, मैं कोई डरता हूं क्या? मैंने जो है मैं शेर आदमी हूं मैं। हाँ, लाठी खाएंगे क्या बात है, लेकिन जुल्म नहीं होने देंगे, जनता से जुल्म नहीं होने देंगे, किसी प्रकार जुल्म नहीं होने देंगे। ठीक है, अरेस्ट करना अरेस्ट कर लो, मेरे को क्या दिक्कत है। और उसके बावजूद भी इन्होंने आने के बाद के अंदर हमें ना तो नोटिस दिया गया इन लोगों से और ना ही और कुछ किया, आते साथ ही अपना चालू कार्रवाई कर दी है। क्या कुछ नहीं, कप्तान साहब को भी अरेस्ट नहीं किया गया, हालांकि उनको पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया, पर कप्तान साहब को शायद अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से पूरी कार्रवाई, एमसी की तरफ से पूरी कार्रवाई हो चुकी है। इसलिए एसडीएम साहब ने उनको पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए अलग से बातचीत के लिए बुलाया है। उनको बता दिया जाएगा ताकि आगे इस प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े। पवन, वाकई ये जो वाकया हुआ है ये वहां मौजूद लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए ये हो सकता है कि एक तरीके से फिल्मी और अच्छा लगने वाला वाकया हो सकता है, लेकिन कार्रवाई को रोकना कहीं ना कहीं एक परेशानी प्रशासन की टीम के लिए बनी है और ये कहा भी गया है कि आगे इस तरह की कार्रवाई ना हो, इस तरह की कोशिश करेंगे। पूरा वाकया बताएं कि किस तरीके से पूरा मामला निपटाया गया मौके पर और आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई। शारदा, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कप्तान अजय सिंह यादव बीच में आए जो प्रशासन की कार्रवाई थी, तो उससे जरूर एक तनाव वहां पैदा हो गया था और अतिरिक्त पुलिस बल को भी वहां बुलाया गया था। जैसे कि बताया कि जो बावल उपमंडल है यहाँ पे, उसके बाजार में बड़ी तादाद में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और बार बार प्रशासन की तरफ से उनको नोटिस दिया जाता है कि वो अतिक्रमण को खुद हटा लें, वरना वो
जो प्रशासन है वो उस अतिक्रमण को हटा देगा। और उसी के चलते अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन एसडीएम के नेतृत्व में जो पुलिस फोर्स के साथ में नगर पालिका वहां पहुंची थी, और जो कप्तान अजय सिंह यादव है उनका उधर गांव में दौरा था, और रास्ते में जब उन्होंने देखा कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो वो खुद जेसीबी मशीन के सामने आके खड़े हो गए और कहने लगे कि वो अन्याय नहीं सहने देंगे, क्योंकि जो दुकानें हैं, दुकानों में लोगों का सामान है, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो कप्तान अजय सिंह यादव की ये मांग थी कि दुकानदारों को 2 दिन का और समय दिया जाए, लेकिन प्रशासन इस बात पर अड़ा हुआ था कि पहले दुकानदारों को काफी समय दिया जा चुका है, लेकिन दुकानदार आज नहीं आ रहे। तो इस बात को लेकर तीखी नोकझोंक काफी देर तक, लगभग 2 घंटे तक बावल के बाजार में होती रही, और जिसके बाद बिल्कुल पवन बने रहे हमारे साथ। खुद पूर्व मंत्री अजय यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। यादव साहब, स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे हालात इस तरीके से क्यों पहुंचे कि आपको जेसीबी के सामने खड़े होना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि एक ये मानवता की बात होती है कि नोटिस दें, प्रॉपर नोटिस नहीं दिए थे उनको जी। बगैर नोटिस के अगर आप तोड़ने लग जाए तो लोगों को मौका देना चाहिए। पहली बात तो बनने क्यों दिए जी। अतिक्रमण पहले पक्के बरामदे, पक्के शटर लगे हुए थे, अगर उनको बनने भी दिया तो बोलो जी हमें नोटिस दिया, हमें नोटिस की कॉपी दिखा दो। कोई नोटिस की कॉपी नहीं इनके पास, तो इन्होंने 70% तो तोड़ ही दिए थे जी। 30% बचा था, उसमें मैंने कहा इनको 2 दिन का समय देता हूँ, वो माने नहीं। तो फिर मैंने कहा ये तो भी गलत बात है, लोकतंत्र में इस तरीके से अगर आप जिस तरीके से आप ये मनमर्जी कर दो तो हिटलरशाही होगी, जो मर्जी कर दें आप। लेकिन यादव साहब जी, बिल्कुल आपका ये एक्शन मौजूद। मैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ हूँ, लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। अगर उन्होंने कर भी दिया है तो अपने आप उनको मौका तो हटाने का। लेकिन टीम की तरफ से कहा गया कि बाकायदा दुकानदारों को वक्त दिया गया, दुकानदारों को सूचित किया गया था, उसके बावजूद ऐसा है जी। ऐसे अगर ऐसी बात थी तो फिर अब 2 दिन का समय उन्होंने दिया ना, मंडे तक का टाइम दे दिया इनको। मंडे तक जो है ये हटा लेंगे अपने आप लोग, जिनका सामान तो कम से कम। अब जैसे आगे होर्डिंग लग रहे हैं उसके बेचारे के वो तोड़ दिए, सारी लाइटिंग का तोड़ दिया, सारा नुकसान तो होता है ना जी। पब्लिक का नुकसान पे। एक तो जी टैक्सेस की मार लग रही है, व्यापार वैसे नहीं है। फिर अगर आपने करना ही है तो उनको नोटिस देते, बकायदा लिखित में नोटिस देते, नोटिस देके उनको कहते भाई तुम हटाओ वरना हम करेंगे, ठीक है ना। फिर अगर तोड़ना भी है तो ढंग से तोड़े, ठीक है ना जी। पुलिस फोर्स भी देखे, उनको बोलते भी आप खुद एक आध बार जेसीबी चलाए थे, फिर लोग अपने आप ही हटाने लग जाते हैं, और लोग आगे हटा रहे थे अपने आप ही हटा रहे थे। जब देखा कि ये मानेंगे नहीं है तो लोग खुद ही हटा रहे थे, तो खुद हटा देना बेटर रहेगा। हम कोई इसके हक में नहीं है इंक्रोचमेंट के, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ इंक्रोचमेंट के, लेकिन प्रॉपर वे से करना चाहिए, यही था मेरा। बिल्कुल यादव साहब, बहुत शुक्रिया अपनी बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। और वाकई आपका ये कदम शायद वहां मौजूद आपके अपने लोगों के बीच या उन दुकानदारों के बीच किसी हीरो से कम नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये आपने बेहतर कहा कि आप इस तरह से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हैं और इस तरह की कार्रवाई बाकायदा नियमों के हिसाब से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ नगरपालिका की चेयरपर्सन रीना बंटी ने महेंद्रगढ़ थाने के गेट पर बने लॉकअप के बाहर धरना दिया। दरअसल चेयरपर्सन ने कार्यालय में बदतमीजी और सरकारी कामकाज में बाधा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर वो थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। चेयरपर्सन के धरने के बाद पुलिस की कार्रवाई का भरोसा मिला और मामले की जांच की बात कही गई। इसके बाद चेयरपर्सन ने धरना खत्म कर दिया। हर एक चीज की 27 तारीख की वारदात हमने उस दरखास्त पर जो हमारे पास आई है हमने जांच की थी, और जांच के बाद हमने एफआईआर नंबर 2 कर दिया आज की डेट में 400, 332, 353, 452, 294, 506 और 120 भी के थे। हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है और आगे तफ्तीश जारी है। अब जो भी नामजद इसमें है उनके तो है ही, अन्य 120 भी हमने लगा रखे और जो आएंगे वो शामिल जांच करके और क्या नाम है जैसे कार्रवाई होगी हमने बनाई। और सोनीपत में बेटियां महफूज नहीं है क्योंकि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है और सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दरअसल एक छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर फेसबुक पर पोस्ट डाली और शहरवासियों के साथ साथ पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़िता ने फेसबुक पर पोस्ट करके अपना दर्द बयां करते हुए लिखा था कि सोनीपत के गोहाना रोड फ्लाईओवर के पास कुछ लोग जुआ खेलते हैं,
आने जाने वाली छात्राओं को परेशान करते हैं, जिसके बाद छात्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस और शहर के लोगों से मदद की गुहार लगाई और फिर पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। और ब्रिज के नीचे से वो मालाबार ढाबे के पास से एक प्लाट में खेल रहे थे, वहाँ से इनको काबू कराया था और इनसे 8200 रुपये और 52 पत्ते ताश बरामद हुए। क्या खेल रही थी? ये ताश बजरिया ताश रकम दाव पर लगाकर जुआ खेल रहे। कितने लोग मिले इसमें? 5 बंदे। चलिए आगे बढ़ते। पंचकुला से बड़ी खबर, एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सुनवाई और सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने पूर्व सीएम हुड्डा और मोतीलाल वोरा को इस मामले में आरोपी बनाया है। सीबीआई मामले में चार्जशीट फाइल कर चुकी है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश होंगे। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश होंगे। तो बड़ी खबर, एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सुनवाई होगी। सीबीआई कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। सीबीआई ने पूर्व सीएम हुड्डा और मोतीलाल वोरा को इस मामले में आरोपी बनाया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए थे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश होंगे। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में यह भी माना जा रहा है कि परेशानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बढ़ सकती है। बहरहाल आज कोर्ट में पेश होना होगा इस मामले में। सीबीआई चार्जशीट पहले फाइल कर चुकी है और आज कोर्ट में पेश होंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सीबीआई ने इस मामले में पूर्व सीएम हुड्डा और मोतीलाल वोरा को आरोपी बनाया है। वहीं पिछली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश होंगे। एजेएल प्लॉट आवंटन मामला, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होगी। यह सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है और ये भी कहा जा सकता है कि इसी सुनवाई में आज, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश होंगे, तो अहम तथ्य, अहम बातें सामने आ सकती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मिशन 2019 का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। यहां वो जालंधर और गुरदासपुर के दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां वो बिना ड्राइवर से चलने वाली सोलर बस में सफर करेंगे। ये बस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही बनाई है। इसके बाद दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस जनसभा से मिशन 2019 का शंखनाद करेंगे और इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर, और इस दौरे को इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2019 के चुनाव के लिए यहां से शंखनाद करने वाले। हालांकि जालंधर में बिना ड्राइवर वाली सोलर बस में सफर करेंगे। दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा के जरिए मिशन 2019 पर जुटने वाले हैं। जालंधर और गुरदासपुर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और कामधेनु गाय के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या कभी कामधेनु गाय को देखा है? अगर नहीं तो करनाल से ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, जिसे देखकर आप भी यही चाहेंगे कि काश ये गाय आपके पास होती। ये गाय ब्रीड चैंपियन है। ये गाय हर पशुपालक के लिए सपने की तरह है। जिस प्रतियोगिता में गई वहीं रामकिशन का सिर गर्व से ऊंचा करवा दिया। पिछले दिनों झज्जर में राज्य पशुधन प्रदर्शनी में चैंपियन बनी और 2,81,000 का इनाम अपने नाम किया। किसान रामकिशन का कहना है कि 1.25 महीने के बछड़ी को खरीदा और अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा, जिसके बाद अब इस गाय की वजह से उसे हर जगह गर्व महसूस होता है। 19 महीने में मेरे पास ये गाय ब्यागी खर के, मैं तब भी ना 35-40 किलो दूध दिया। फिर मैं इसको मेरठ मेले में ले गया जी। मेरठ मेले में भी मेरी गाय चैंपियन बनी। अब मैं इसको जज्जर ले गया। जज्जर भी ऑल हरियाणा के अंदर मेरी गाय पहले नंबर पर आई और मेरे को 2,81,000 रुपया इनाम दिया।
जो युवा पशुपालन को घाटे का सौदा समझते हैं, उन्हें रामकिशन की सलाह है कि पशुपालन से युवाओं को जुड़ना चाहिए। खेती और पशु किसान की पहचान होते हैं। बहरहाल ये गाय बेशक हर प्रतियोगिता जीतती है, पशुपालकों के लिए कामधेनु से कम नहीं, लेकिन इसके पीछे रामकिशन की मेहनत को नहीं नकारा जा सकता, जो सभी पशुपालकों के लिए प्रेरणा से कम नहीं। करनाल से नमनदीप सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। और इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली रोहतक रूट पर कई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है और करीब आधा दर्जन ट्रेन इसी वजह से लेट चल रही हैं। तो काफी असर कोहरे का देखने को मिल रहा है। कोहरे का कहर हरियाणा के कई हिस्सों में है। दिल्ली रोहतक रूट पर कई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। करीब आधा दर्जन ट्रेन लेट हुई है कोहरे की वजह से। जो लोग ट्रेन में सफर करने के लिए घर से निकल रहे हैं, उनके लिए काफी अहम खबर। कई हिस्सों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली रोहतक रूट पर कई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। करीब आधा दर्जन ट्रेन कोहरे की वजह से लेट चल रही है, देरी से चल रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम, कोहरे की वजह से कई ट्रेनों के वक्त में बदलाव, कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। दिल्ली रोहतक रूट पर खासतौर पर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। सिरसा से सहयोगी नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम से धर्मवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मवीर, गुड़गांव का क्या कुछ हाल है? किस तरह की तस्वीरें कोहरे की वजह से देखने मिल रही हैं? बिल्कुल शारदा, देखिए साल के शुरुआत में ही जो धुंध है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में इस वक्त की अगर हम बात करें तो धुंध काफी ज्यादा, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस कदर धुंध छाई है। जहां पर सेक्टर 29 के इलाके में हम लोग खड़े हैं, जहां पर की काफी संख्या में हाई राइज जो इमारतें हैं वो है, लेकिन कोई भी इमारत यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पे ये इमारतें हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि विजिबिलिटी कितनी कम है। करीब 150 से 200 के बीच में विजिबिलिटी इस वक्त गुरुग्राम में है, जबकि सुबह 7 बजे की अगर हम बात करें तो जो विजिबिलिटी थी वो महज 15 से 20 मीटर की थी। यानी कि काफी दिक्कतों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ धुंध के साथ साथ जो प्रदूषण है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों के लिए दोहरी मार कहीं ना कहीं है। एक तरफ ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो गुरुग्राम के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं है और माना यही जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक लगातार ये जो धुंध है ये बढ़ती रहेगी। शारदा, बिल्कुल धर्मवीर, बने रहे हमारे साथ। सिरसा में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, भी नकुल से जानने की कोशिश करते हैं। नकुल, बढ़ती सर्दी के साथ कोहरा मुसीबत बना हुआ है और कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। अगर हम सिरसा की बात करें, क्या तस्वीरें वहां की? जी बिल्कुल शारदा, पिछले कई दिनों से मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन आज सुबह जब लोग अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें धुंध देखने को मिली और कोहरा इस कदर है कि विजिबिलिटी बहुत ही कम है। शहर में हम शहर के मुख्य चौक पर हमें, और हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये विजिबिलिटी देखिए, जैसे ही थोड़ी सी दूर कैमरे की रेंज जाती है तो विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ये सिरसा का फ्लाईओवर है और यहाँ पर लोग जैसे ही फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो मान के चलिए कि विजिबिलिटी अगर शहर में इस तरह की विजिबिलिटी है तो जब लोग आउटर पर सड़कों पर चढ़ेंगे, हाईवे पर चढ़ेंगे तो किस तरह की विजिबिलिटी होगी। खास बात यह है कि इस धुंध के साथ साथ ठंड भी बहुत पड़ रही है। कोहरे के साथ साथ ठंड पड़ रही है। तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। पिछले दिनों में अब तक करीब 10 बजे के करीब धूप निकल जाती थी, लोग अपने घरों से निकल जाते थे, लेकिन अब जिस तरह से धुंध पड़ रही है लोग दुबक कर बैठे हैं। कोई जरूरी काम जिसको है वो ही निकल रहा है। दुकानें भी जो लगभग 10 बजे खुल जाती थी वो अब तक दुकानें भी नहीं खुली है। तो कहीं ना कहीं कोहरे का सितम लोगों को मार रहा है, ठंड का सितम भी लोगों पर पड़ रहा है, जिस वजह से लोग घर पर दुबक कर बैठे हैं। जी बिल्कुल नकुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धर्मवीर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सर्दी का सितम जारी है, कोहरे का कहर वाहन चालकों की रफ्तार पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स ने भी तमाम लोगों को यह सलाह जरूर दी है कि अपना ख्याल जरूर रखें। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।